अरे भाई, सबका स्वागत। आज मंगलवार है और जी। 1 जुलाई 2025 है आज। हम्म। और हम्म। हमारा जीएनएम चल रहा है। जीएनएम में हमारा नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। और हम जेनेटर्स पढ़ रहे हैं बेसिकली। इनमें हम्म। आज पेनिस को लेके चर्चा की जा रही है। और इसमें जो है फिगर देखते हैं पहले। इसमें अगर फिगर हम्म। सामने होगी सबके, तो इसमें रेड कलर की एक बाउंड्री होती है जो हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कवर करती हुई एपिडर्मिस, पेनिस एपिडर्मिस को कवर कर रही है। जहां जहां ये रेड कलर की लाइनिंग है अमितपाल भाई, यहाँ पर एपिडर्मिस है और एक्टोडर्मल टिश्यू से बनती है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स इसको कवर करेगा। यहाँ जो भी एसबीएस आएगा या जो भी डिजीज या पैथोलॉजी आएगी यहाँ पर। नेक्स्ट है पर्पल कलर का डर्मिस, नहीं, लाइट लाइट येलो टाइप, लाइट पिंक कह लो, बल्कि लाइट पिंक का है। हम्म। बिल्कुल उसके नीचे लाइनिंग है एपिडर्मिस के, वो है हम्म। पेनिस डर्मिस। इसको सेरिबैलम कंट्रोल कर रहा है। और जी। अच्छा, हेलो। पहले उसकी बात करते हैं। ये जो पेनिस एपिडर्मिस है सेरिब्रल कोर्टेक्स का गवर्न कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में यह सेल माइनस होगा, इसलिए इस लेयर पर। और हीलिंग फेज में सेल प्लस होगा। और ये लॉस ऑफ टच वाला परसेप्शन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी। पेनिस डर्मिस, इसको सेरिबैलम कंट्रोल कर रहा है। और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में सेल प्लस होगा और हीलिंग फेज में सेल माइनस होगा, तो इसलिए ये ओल्ड मेसोडर्म से बना हुआ है। ये बात भी क्लियर हो जाती है। और इसमें परसेप्शन होगा डिफाइलमेंट से रिलेटेड। डिफाइलमेंट कलंक। का मतलब अमित कलंक। भाई है कलंक, दूषित, कलंक। डर्ट, कलंकित हो गया। हाँ। हम्म। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर दीपशिखा, इसका सीबेशियस ग्लैंड है। फिगर पे हम हम्म। चर्चा कर रहे हैं। सीबेशियस ग्लैंड है यहाँ पे। और ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है और सेल प्लस होता है कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में। और हम्म। हीलिंग में जाता है सेल डिग्रेडेशन में। और हम्म। यहाँ पे ये जो ग्लांस के जस्ट बैक साइड में ये ग्लैंड होती है, ग्लांस पेनिस हम्म। के, तो ये पेनिट्रेशन को लेकर के यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आएगा। एक हम्म। डिस्चार्ज होता है व्हाइट कलर का, स्मैग्मा शायद बोलते हैं उसको। स्मैग्मा हम्म। को ये सिक्रीट करती है बेसिकली यहाँ पर। अगर हम आगे चल के कहीं देखेंगे तो मिलेगा भी। फिर राइट साइड में जाते हैं तो कैवर्नस बॉडी पार्ट है बैक साइड वाला। और सेरिब्रल हम्म। मेडुला इसको कंट्रोल करता है। लाइट मतलब ये पर्पल कलर का, ये फिगर में जो दिखा रखा है ये सारा का सारा यही है। हम्म। कैवर्नस बॉडी सेरिब्रल मेडुला इसको गवर्न करती है। और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में ये सेल माइनस में जाता है और हीलिंग में सेल प्लस जाता है। और ये सेल्फ वर्थ से रिलेटेड है दोस्त। ये जी। सेरिब्रल मेडुला जो इसको गवर्न कर रहा है, सेल्फ वर्थ गई है हम्म। यहाँ बंदे की। फिर आता है हम्म। यूरिथ्रा। यूरिथ्रा हम्म। यूरिथ्रल जो ट्यूब है, ये हम्म। इसको ये भी कवर अप रहती है एपिडर्मिस से एक तरह से। हम्म। एपिडर्मिस की कवरिंग है स्क्वामस सेल एपिथेलियम की होती है, जनरली एक्टोडर्मल लेयर से बनती है ये। और यूरिथ्रा में कह रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स गवर्न करता है उसको। और कॉन्फ्लिक्ट राइट। एक्टिव में सेल माइनस जाएगा और हीलिंग फेज हम्म। में सेल प्लस। तो बेसिकली ये जो पासेज है मीन। जो माइनस है ये ग्लूटल वाला है ना, ग्लूटल। ग्लूटल बोले तो गलत गलत में को सब ये बोल रहे अ, हो क्या? गलत हाँ। नहीं, गुलट म्यूकोसा तो ब्रेन स्टेम से आ जाता है। लेकिन हाँ। लेकिन बेसिकली ये जो है एक्टोडर्मल लेयर से बनता है। और टेरिटरी से मतलब होगा इसका दोस्त। टेरिटोरियल हम्म। मार्किंग से इसका लेना देना है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कंट्रोल कर रहा है। और हम्म। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में इसलिए सेल माइनस जाती है क्योंकि ये पासेज है यूरिन का, सीमन का। तो हम्म। ये वाइडनिंग करता है इसको सेल माइनस में जाके पहले कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में। और बाद में फिर ये सेल प्लस में जाता है हीलिंग में।
तो वो जो गुलट म्यूकोसा आप बता रहे हैं या दूसरा है, वो थोड़ा पैटर्न दूसरा, आउटर स्किन पैटर्न, गुलट म्यूकोसा पैटर्न, वो वहां पे आएगा। और अगर हम बात करें, आपको समझते हो, अगर आप बात कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में यहाँ आउटर स्किन, वो तो थे ना, एक आउटर, नाम नाम याद क्या था नहीं। दीपशिखा? आउटर स्किन और गलत म्यूकोसा यही था बॉस, यही दोनों थे, गलत म्यूकोसा पैटर्न और आउटर स्किन हाँ, तो ये पैटर्न। हाँ, गुड। हाँ बेटा, बोलो बोलो। एक्टोडर्मल वाले, मतलब बॉस ये वो एक्टोडर्मल लेयर के ये दोनों पैटर्न्स थे। हाँ चलो, ये था। और इस जहां भी टेरिटरी से रिलेटेड है, जहां भी एक्टोडर्मल लेयर से रिलेशन है बने हुए, वहां पे आउटर स्किन पैटर्न तो होता है एक्टिव फेस में, और बाद में हीलिंग में आता है फिर गुलट म्यूकोसा पैटर्न, क्योंकि आउटर स्किन पैटर्न में सेंसिटिविटी कम होती है अमित भाई पहले। हाँ, हाँ जी। तो इसलिए पेज 495 पे थे ना, मुझे वो याद नहीं आ रही। पैटर्न्स, हाँ, उसके बारे में 94 में लिखा था। अच्छा देख लो एक बार। सिमरन को पेज याद भी थे, सिमरन शायद आई नहीं होगी। दीपशिका आपको भी याद था? जी जी बॉस, यही है, पहले प्लस जो है वो उसमें गलत म्यूकोसा में पहले प्लस होता है, बाद में माइनस होता है। हाँ हाँ, पेज नंबर याद है क्या दीपशिका? एक मिनट बॉस, हम देख के बता रहे, हाँ 60 हाँ, ये तो क्लियर है, ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था कि जहाँ स्किन, मतलब जहाँ सेंसिटिविटी कम होती है पहले एक्टिव में, वो आउटर स्किन पैटर्न है, और दूसरा ग्लट म्यूकोसा पैटर्न है जिसमें सेंसिटिविटी बढ़ती है पहले और बाद में कम होती है। ये दोनों अपोजिट में काम करते हैं एक तरह से। और इसको चलो पेज निकाल ही लेते हैं ढूंढ रहा के। किसी और को याद हो तो और भी बता सकता है। हाँ, दीपांशी है, प्रशांत है, इनमें से किसी को याद हो। म्यूकोसा पैटर्न में सेंसिटिविटी कम होती है। गुलेट म्यूकोसा पैटर्न में बेटा सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, आउटर स्किन पैटर्न में कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेंसिटिविटी हाँ कम होती है, पेन कम होती है। एक्टिव फेस में ज्यादा हो जाती है और हीलिंग फेस में कम। हाँ, और पेज नंबर, आउटर हाँ पेज नंबर जानने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, कौन से पेज पे इसका इसकी जिक्र आया है? तो पीछे था, बहुत शुरुआती पेजेस हैं वो। बॉस, हमें पेज नंबर याद था भी तो कोई बात नहीं, आराम से ढूंढ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि पक्का याद है कि वो कौन सा पेज नंबर था? पेज याद है आपको? मुझे याद नहीं है, वो सिमरन ने भी एक दो बार पहले सिमरन ने हाँ भी हाँ, सिमरन को पेज याद है इसका। याद है सर पहले। इसमें ना ये पेज नंबर 63 में है। पेज नंबर 63। ओके डॉक्टर, हाँ पेज नंबर 63 में है, और ये जो छोटे वर्ड्स में लिखा है, एक्टोडर्मल टिश्यू रिएक्ट आइदर अकॉर्डिंग टू द आउटर स्किन पैटर्न और द गुलट म्यूकोसा पैटर्न। The outer skin pattern means a reduction of sensitivity during the active phase and an increase in sensitivity या pain during the healing phase. Gulat mucosa pattern means an increase in sensitivity or या pain in the active phase and reduction of sensitivity in the healing phase. This differentiation is important for the diagnosis. डायग्नोसिस में इसलिए इम्पोर्टेंस है इसकी, इस डिफ्रेंशिएशन की, कि इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी लेयर या कौन सा टिश्यू पैथोलॉजी में इन्वॉल्व है, तो क्या क्या इसको कॉन्फ्लिक्ट है जी। डायग्नोसिस हमारी कॉन्फ्लिक्ट की भी मिल जाती है। तो जहां आउटर स्किन पैटर्न है, वहां समझ लो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कंट्रोल्ड टिश्यू या एक्टोडर्मल लेयर से बने हुए टिश्यू शामिल हैं कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव के दौरान, है जी। जहां दर्द नहीं है, जहां सेंसिटिविटी नहीं है, और बाद में हीलिंग में पता चलती है, तो इससे हमें डायग्नोसिस का डिफरेंशिएशन हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ कही गई है, ये पेज नंबर 63 पे है। थैंक यू डॉक्टर श्रेय भाई। इसको मैं लिख लेता हूँ बाहर सबसे। पेज नंबर 63 पर है आउटर स्किन पैटर्न।
एंड ग्लट म्यूकोसा पैटर्न। बेसिकली मैं गुलट को लेके चला गया इंटेस्टाइनल टिश्यू से, जब आप अमित साल बात कर रहे थे ना, जी इंटेस्टाइनल टिश्यू, गुलट म्यूकोसा या गुलट चंक चंक से रिलेटेड ले गया मैं उसको, इसलिए मैं वहां बात करने लगा फिर उसकी कि जहां पर एक्टोडर्मल टिश्यू नहीं होता है वहाँ। लेकिन ये एक्टोडर्मल टिश्यू से रिलेटेड है दोनों पैटर्न बेसिकली। जी सर जहाँ पे पेन होगा वहां पे प्लस है, ऐसा है या फिर कैसे? मेरे को बेसिकली अगर कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव के दौरान जहां पर आपको पता नहीं चलता है और अल्सरेशन हो जाता है धीरे धीरे, और हीलिंग में जहां पेन आता है, सेंसिटिविटी बढ़ती है, तो वहां तो आउटर स्किन पैटर्न काम कर रहा है ना। और जहां शुरू में कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में, सिमरन भी आ गई है वैसे, जहां कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में पहले पेन होए, सेंसिटिविटी बढ़े, और बाद में हीलिंग फेज में जहां पेन कम होने लगे, सेंसिटिविटी कम होने लगे, तो वहां गुलट म्यूकोसा पैटर्न पे काम चल रहा है या उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये हाँ हाँ, बस लेकिन ये ध्यान देने की चीज है, ये सिर्फ एक्टोडर्मल लेयर के मतलब उसके लिए है। हाँ, और सब हाँ इसका रिलेशन एक्टोडर्मल लेयर से ही है दोनों का। ये बिल्कुल सही आपने पॉइंट पकड़ लिया डॉक्टर दीपशिका। गुलट म्यूकोसा पैटर्न को लेके हम मीजोडर्मल या एंडोडर्मल की तरफ ना चले जाएं, हम ऐसा भी यहाँ ले रहे हैं फिलहाल, बाकी और क्लियर जी। ये जो बहुत फिगर में प्लस और माइनस दिया रहता है डायग्राम में, ये डायग्राम के हिसाब से तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में ये होता है ना कि सेल माइनस हो रहा है या सेल प्लस हो रहा है, ये हम इससे समझते हैं। हाँ, और जो पहले वाला पार्ट है ना जी, हाँ जी, हाँ बेटा जब बोलो। इसमें एक्टोडर्मल होता है तो उसको देखते हैं कि वो गलत म्यूकोसा पैटर्न से जा रहा है या आउटर स्किन पैटर्न से जा रहा है, जो एक्टोडर्मल लेयर होती है डायग्राम में ऐसे ही ध्यान देते हैं ना। नहीं, बेसिकली जितनी भी ट्यूब्स हैं, अगर आपकी बात को मैं समझ के बात करूं तो जितनी भी ट्यूब्स हैं, जितनी भी वाइडनिंग है कहीं भी, वहां तो चलता है ये आउटर स्किन पैटर्न एक्टिव फेस में जी, ठीक है जी। और जहां पर जैसे ये डर्मिस का पार्ट है यहाँ दिखा रखा, जिसको सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पे जो है इधर एक तो सेल प्लस हो रही है, और दूसरा क्या है कि यहाँ पे आउटर यहाँ गुलट म्यूकोसा पैटर्न एक्टिव फेस में होने की संभावना है। तो बेसिकली यहाँ एक बात और खुल गई दीपशिका अब, कि अगर हम इसको सेल प्लस की बात करते हैं एक्टिव फेस में, तो ये हम मान के चलते हैं कि ये मीजोडर्मल टिश्यू से बना है या फिर एंडोडर्मल से बना है लेयर से। ओल्ड मीजोडर्म और एंडोडर्मल टिश्यू से जो सेल लेयर से जो टिश्यू बनते हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में सेल प्लस होता है। हाँ जी, और जो न्यू मीजोडर्म और एक्टोडर्मल लेयर से बनते हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में सेल माइनस होता है। तो ये प्लस और माइनस तो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ये आउटर स्किन पैटर्न कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा या गुलट म्यूकोसा पैटर्न कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो इसमें एक भाव तो यही क्लियर हो रहा है कि जहां पर एक्टोडर्मल टिश्यू या न्यू मीजोडर्मल टिश्यू में खास बात क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में पता नहीं चलता, सेल माइनस हो जाती है, अल्सर बन जाता है चुपचाप। तो वहां तो पक्का आउटर स्किन पैटर्न है। अब हीलिंग में वापस जो हीलिंग के दौरान फिर काम करने लगता है वहां गुलट म्यूकोसा पैटर्न, उसी एक पार्ट से रिलेटेड बात करें तो हम। और यदि दूसरी कोई पैथोलॉजी या एसबीएस ऐसे हैं जहां पर पहले सेंसिटिविटी बढ़े, जहां पर पहले पेन बढ़े, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में यदि सेंसिटिविटी बढ़ रही और पेन बढ़ रहा, तो वहां पे पहले तो काम करा किसने, गुलट म्यूकोसा पैटर्न ने। और हीलिंग में जहां पेन कम हुआ है, सेंसिटिविटी कम हुई है, तो फिर बाद में जाकर के उसने आउटर स्किन पैटर्न पे काम किया। तो यहाँ थोड़ा सा गुंजाइश मिल रही है, कि इसने लेयर को छोड़ करके ये कहीं और भी पैटर्न को देखा जा सकता है।
क्योंकि जो हाँ, बस डर्मिस यही है, चीज़ हाँ नहीं, बस हम यही चीज़ समझना चाह रहे थे कि मतलब जैसे हमें जो अभी तक समझ में आया था कि जो डायग्राम में प्लस और माइनस दिया होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव और हीलिंग फेज के सेल में प्लस माइनस हो रहा है, वो डिनोट करता है कि सेल घट रहा है, अल्सरेशन हो रहा है, या फिर कोई ग्रोथ हो रही है, वो सेल हाँ प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है। हाँ हाँ और जो हम ये गलत म्यूकोसा पैटर्न और आउटर स्किन पैटर्न कहते हैं, ये पेन और सेंसिटिविटी एक्टोडर्मल लेयर की बात करता है कि वहां पे पेन और सेंसिटिविटी बढ़ रही है कि घट रही है, नहीं, किस ये समय तो क्या हो क्लियर रही है। कट है, ये तो क्लियर कट है कि एक तो ये एक्टोडर्मल लेयर की तो कर ही रहा है, लेकिन आप एक हाँ बात जी, देखो कि कुछ पैथोलॉजी हमारे शरीर में ऐसी होती है, जैसे डर्मिस की है फॉर एग्जांपल, हाँ हाँ कि हाँ यहाँ पर पहले पेन बढ़ रहा है, पहले सेंसिटिविटी बढ़ रही है हाँ, एक्टिव फेस में, ठीक है। एक्टिव फेस में। आप वैसे एग्जांपल यहाँ जिसके याद आ रहा हो बता सकता है कि एक्टिव फेस में पेन कहाँ बढ़ता है और सेंसिटिविटी किन किन केस में बढ़ती है, सिमरन या दीपशिका या अमित भाई डॉक्टर से। बहुत कोई भी अक्यूट स्टेट होता है ना, अक्यूट स्टेट कंडीशंस में तो ये सर होता है नहीं, ना, एक्टिव फेज जैसे में। बॉयल वगैरह हो गया ना, बॉइल्स और बॉइल्स वगैरह में हाँ पेन अब स्टार्ट हो अगर जाता है, बॉयल की इन्फ्लेमेशन हो बात जाता करें तो बॉयल हमारा डर्मिस पे बनता है बेसिकली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जो लेप्रोसी होती है, जो लेप्रोसी होती है एक तरह से उसमें भी पहले सेंसिटिविटी बढ़ती है स्किन की, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, पेन होता है तो उसको मानते हैं, या फिर नंबनेस आ जाता, नहीं वहां तो नंबनेस आती है पहले शायद, हाँ, नमनस लेप्र आती है। हाँ लेप्रोसिस से जो अफेक्टेड पार्ट है वहां वहां सुन्नी आती है या हाइपर एस्थीसिया होता है, ये दोनों कोई सा भी हो सकता है, आप थोड़ा क्लियर करो। बस बस हमें तो याद है कि नंबनेस होती है, क्या नंबनेस जी, होती है। ऋतिक पहले हाइपरस्टिशिया होता है, फिर सुन्नी आती है। या तो फिर ऐसा कह लो कि जो एक्टोडर्मल रीजन है उसका, उस स्किन के पार्ट का, वो तो हाइपर में चला जाता है और अंदर डर्मिस वाला पार्ट हाइपो में चला जाता है पैरेलल, क्योंकि उसमें अगर में भी तो उसमें ये होता है ना। स्लाइट टच देते हैं ना, जैसे चाइना में है स्लाइट टच देते हैं तो दर्द करता है हाइपर सेंस, और हार्ड टच देते हैं तो फिर वो उससे उतना सेंसिटिविटी इतनी मार्क्ड होती नहीं है। तो इसमें इसमें पहले वाला पार्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया हम सब लोगों को दीपशिका, लेकिन दूसरा वाला पार्ट आप ये बताओ कि वो बीमारियां या वो टिश्यू जहां पर पहले पेन और सेंसिटिविटी बढ़ती हैं वो कौन कौन से एसबीएस हैं या कौन कौन से डिजीज हैं, वहां हो जाएगी क्लियर बात जाकर। किसी को याद आ रहा हो, सिमरन, श्रेय, वो पार्ट जहां सर पहले दर्द होता है और सेंसिटिविटी बढ़ती है पहले। हाँ भाई। सर ये डर्मिस उसमें से ज्यादा है होता है जैसे मेरे ख्याल माउथ से। अल्सर होते हैं ना, माउथ अल्सर उस टाइम पे भी यही जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी ये डिस्कस हुआ था। ये जो अंदर की लेयर्स हैं, म्यूकोजल लेयर्स, इनमें सब इनमें सब होता है ये, म्यूकस, इसमें सब जब म्यूकोसल का है वो है बेटा। हाँ सब हाँ म्यूकस लेयर्स में होता है वो। हाँ, तो सब म्यूकोसल लेयर में, या मैं इसलिए डर्मिस को मैं फील कर रहा था एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो है इन पार्ट्स में, क्योंकि अगर अल्सर वर्ड मत बोलो, क्योंकि अल्सर बोलोगे तो तुरंत ही आउटर स्किन पे पहले काम करने लगेगा, क्योंकि अल्सरेशन तो होता ही एक्टोडर्मल ओरिजिन टिश्यू में है या स्क्वामस सेल एपिथेलियम में है या म्यूकस जो मेम्ब्रेन बनी होती है वहां अल्सरेशन वाला पैटर्न है, लेकिन सब म्यूकस, सब एपिडर्मल जो लेयर है उसमें ये जो है पहले पेन और सेंसिटिविटी और हीलिंग के दौरान थोड़ा कम होना ऐसा पाया जा सकता है, संभावना लग रही है ऐसे। बाकी एग्जाम्पल पे और क्लियर हो जाएगा, पॉइंट अच्छा उठाया दीपशिखा ने, जब याद आएगा और डिस्कस हो जाएगा इस पे। चले आगे। हाँ जी जी बोलिए। जी तो इसमें ये फिगर हमने पढ़ ली है, इसमें कह रहे हैं द पेनिस कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू रूट्स, पेनाइल शाफ्ट एंड ग्लांस पेनिस। इसके तीन पार्ट होते हैं, रूट वाला पार्ट, पेनाइल शाफ्ट और ग्लांस पेनिस। द मेसोडर्मल कैवर्नस बॉडीज, ब्रैकेट में कह रहे हैं, टू लॉन्गर वंस ऑफ द साइड एंड ए स्मॉलर वन बिलो कंटेनिंग द यूरिथ्रा। मेसोडर्मल कैवर्नस बॉडीज बताई गई हैं, दो तो लार्जर वन होती है जो साइडों में होती है और एक स्मॉलर वन होती है नीचे की साइड में जो जिसमें यूरिथ्रा
रहता है, यूरिथ्रा को कैरी करती है, जो ब्रैकेट में था ये कह रहे हैं कॉज इरेक्शन। ये जो मीजोडर्मल कैवर्नस बॉडीज हैं ये इरेक्शन पैदा करती हैं, इरेक्शन इनसे जुड़ा है। तो अगर इरेक्शन इनसे जुड़ा है तो देखो सेल्फ वर्थ से जुड़ा है, सेल्फ वर्थ अपनी सेल्फ वर्थ। अगर ईडी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का केस है तो वहां कहीं ना कहीं उसकी सेल्फ वर्थ पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आया, ये क्लियर हो रही है इस बात से। कई बार बैड कमेंट सुनने को मिल जाता है, कई बार परफॉर्मेशन लैक होने की वजह से सेल्फ डिवेल्युएशन में चला जाता है, कहीं इंसल्ट हो जाती है, या जो भी कैसे भी ले लो, ये वर्बली और सब कई तरीके से सेल्फ वर्थ यहाँ आ सकता है। कह रहे हैं अगला कह रहे हैं, हाँ भैया सर इसमें सेल्फ डाउट में भी जाता है, जैसे अगर क्या होता है कि उस एरिया में या वहां पे इंटीमेट एरिया में कोई इशू होता है तो वहां पे भी वो सेल्फ डाउट में जाने की वजह से भी कोई भी रीजन, कोई भी कारण ऐसा, चाहे डाउट हो, चाहे कमेंट हो, चाहे रॉन्ग वर्ड्स बोल दिए गए हो, चाहे कुछ भी, चाहे वो एक्ट में कहीं फिर कमी रह गई हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो उस बंदे को सेल्फ डिवेल्युएशन में ले जाए। कैसे? कई बार बहुत कॉमन मिलता है डॉक्टर सर, यंग वंस आते हैं, कई बार कहते हैं मेरे फ्रेंड्स मजाक करते हैं कि तो तेरे से कुछ नहीं होएगा, तेरे तो फैमिली टूट जाएगी, तेरे तो बीवी के साथ। अगर वो ऐसे पहले ही कॉन्फ्लिक्ट में चला गया सेल्फ वर्थ के, अभी तो उसने कहीं कुछ ऐसा हुआ भी नहीं उसके साथ, तो उसके साथ हो सकता है ये सीधे सीधे मिलते हैं ना, नेट वेट में पढ़ लेते हैं लड़के, और है ना, तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही है इसको। कोई साइज को लेके बात करता है, कोई कैसे बात करता है, ये बिल्कुल जा सकता है फिगरेटिवली भी जा सकता है। ज्यादातर फिगरेटिव ही ज्यादा केस मिलते हैं कई बार। तो हाँ, तो इसमें कह रहे हैं द फॉर स्किन, ब्रैकेट में कह रहे हैं प्रीप्यूटियम, फॉर स्किन को बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स ए doubling of the shaft skin in the form of two leaves of skin। फॉर स्किन जो है सबसे आगे का पार्ट जो स्किन का है, ये बना होता है डबलिंग ऑफ द शाफ्ट स्किन इन द फॉर्म ऑफ टू लीव्स ऑफ स्किन। दो लीव्स ऑफ स्किन का भाव दे रहे हैं। द इनर लीफ होल्ड्स एंडोडर्मल ग्लैंड, ये जो एंडोडर्मल ग्लैंड है इसको इनर लीव्स होल्ड करती हैं, विच प्रोड्यूस ए सीबेशियस ल्यूब्रिकेंट, ब्रैकेट में करें स्मैग्मा, ये प्रोड्यूस करती हैं सीबेशियस ल्यूब्रिकेंट, जिसको स्मैग्मा बोलते हैं। तो कई बार छोटे बच्चों को देखा होगा, या मतलब कई मदर्स को देखते हैं कि जो क्लीनिंग करते हैं तो एक वाइट कलर का उसमें एक वो मटेरियल से इकट्ठा हो जाता है, तो वो इन्हीं सीबेशियस ग्लैंड का सिक्रीशन होता है बेसिकली। द पेनाइल शाफ्ट एंड ग्लांस पेनिस आर कवर्ड विद एक्टोडर्मल स्क्वामस एपिथेलियम। पॉइंट टू बी नोटेड है, देखो, पेनाइल शाफ्ट एंड ग्लांस पेनिस आर कवर्ड with ectodermal squamous epithelium as well as the urethra, यानी कि यूरोथीलियम। तो ये जो ectodermal squamous cell epithelium है, ये कहाँ इसकी लोकेशन है, वो यहाँ क्लियर कर दी। ठीक है, तो अब इस फिगर को जब माइंड में रख के चलेंगे तो अब हमें समझ में आएगा आगे कि कहाँ क्या बीमारी बनने वाली है। तो पहले वाला SBS है। एक चीज पूछनी है, जैसे अभी आपने बताया ना कि छोटे बच्चों में भी कलेक्शन होता है तो उसको क्लीन किया जाता है, वो कई मदर्स पूछती भी हैं, इसलिए हमें याद है। तो वो क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होगा, या वो एक नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, या बच्चा पीछे से लेके आया है फादर से, या कहीं? हाँ बिल्कुल, अगर बहुत ही अच्छी बात आपने बता दी डॉक्टर दीपशिका। अगर बिफोर प्यूबर्टी है, बिल्कुल अभी चिल्ड्रन एज में, तो कॉन्फ्लिक्ट पीछे से है। और यदि प्यूबर्टी के बाद है तो उसका अपना है, क्योंकि ये बेसिकली इसका रोल क्या है, इसका रोल है एक तरह से क्या था, लुब्रिकेशन वाला।
तो कई हाँ। बच्चे प्रीमेच्योर हो जाते हैं। हाँ बेटा। बस जो इन्फेंट्स भी होते हैं ना उनकी बात भी बता रहे, इन्फेंट्स के भी जैसे पैदा होते हैं ना बच्चे जो छोटे होते हाँ साल भर 2 साल के, हाँ, तो उनकी भी जब मालिश होती है तो बताती है ये मदर्स। ये तो आपने और अच्छा भाव जोड़ दिया, एक आज यहाँ क्लियर कर दिया। आपने इन्फेंट बेबी चाइल्ड को मेंसेस सुना है? नहीं। नहीं। अच्छा, फिर तो ये भी नई बात हो गई आपके लिए। बेसिकली कई बार क्या होता है कि बच्ची पैदा होती है और वो बिल्कुल अभी विद इन 15 डेज या विद इन मंथ उसको ब्लीडिंग स्पॉट आता है बेटा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ आता है। हाँ, तो उसको ये माना जाता है ये मदर का जो वो था हॉर्मोन्स, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ वो उधर ट्रिगर कर रहा है उस बेबी के लिए। हाँ जी। हाँ, और बिल्कुल इसी पैटर्न पे यदि स्मैग्मा आ जाता है मेल बेबी के, तो उधर फादर वाला कर रहा है काम। हाँ ये दोनों बात वहां क्लियर होंगी। तो कई बार मम्मी पापा बड़े चिंतित हो जाते हैं। कोई केस, हाँ, मेरी नॉलेज में भी था। तो थोड़ा आइडिया मुझे भी था। फिर मैंने जो गायनी ने वो कराया, डिलीवरी कराई थी, रिलेशन में ही था मेरे वो केस। बिटिया हुई थी, आज 5-6-7 साल की है, तो उसको ऐसे स्पॉट आया। तो वो थोड़ा आइडिया मुझे था, लेकिन मैंने फिर भी उनसे कहा कि एक बार अपनी गायनी से एक बार और बात कर लो। तो उन्होंने बिल्कुल डिक्टो यही बताया कि कोई बात नहीं, ये हो जाता है, ये शुरू किसी किसी बच्ची को हो जाता है। तो ऐसे ही है बेटा। जैसे किसी किसी जो न्यूली बॉर्न बच्चियां होती हैं उनको मिल्क आ जाता है, हाँ इधर वेट्स मिल्क बोलते हैं जिसको हाँ, ना। लो जी, वो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। वो भी सिक्रीशन हाँ आ सर, जाता है। हाँ जी हाँ वो भी आता है। वो भी हाँ, आता है। तो ये देखो मदर और फादर की साइकी अभी कैरी कर रहा है बच्चा यहाँ पे, फिजियोलॉजिकली उसकी है ना, कहते हैं उसके जो फंक्शनल डिस्टरबेंस है बॉडी में, शरीर के, तो वो मदर और फादर के हार्मोन्स वहाँ जिम्मेदार हैं। चाहे वो स्मैग्मा हो, चाहे वो सिक्रीशन ऑफ मिल्क हो, चाहे वो ब्लीडिंग स्पॉट इन लिटिल गर्ल्स हो। सर इसमें देखो जैसे ये विच मिल्क की बात होती है ना, उसमें एक इम्पोर्टेंट रीजन क्या लिखा है, इट इज ड्यू टू द ऑकरेंस ऑफ हार्मोनल एक्सपोजर बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले ही हार्मोन का एक्सपोजर हो रहा है, यानी कि इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इसमें भी दोनों चीजों में, चाहे मेंसेस हो और ये डिस्चार्ज हो, पेनाइल डिस्चार्ज, उसमें भी हार्मोन का एक्सपोजर पहले ही हो रहा है बिफोर बर्थ में। अगर बिफोर बर्थ हो रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट फादर या मदर को था। हाँ जी अगर मिल्क मिल्क सिक्रीशन हुआ तो मदर न्यूट्रिशन को लेके बहुत वो थी, चिंतित है जी। तो इनके इससे जाकर के हम साइकी ऑफ द इन्फेंट भी जा सकते हैं कि कौन सी साइकी से सफर कर रहा है ये, साइकी इसमें क्या कर रही है, दिक्कत है जी। तो अगर स्मैग्मा आ रहा है किसी बच्चे में, बहुत मेल बॉय बेबी, मेल बेबी इन्फेंट में, तो वहां पर पेनिट्रेशन का शिकार रहा फादर। हाँ तो ये बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ है। तो इसकी वो पकड़ के इस थ्रेड को हम पीछे जा सकते हैं कि मदर की सोच क्या रही होगी, इस पीछे इसके क्या चिंता रही होगी, और या फादर की क्या रही होगी। ये तो खूबसूरती है इस डिस्कशन की और जीएनएम की, कि आप इसके माध्यम से उस क्षेत्र में जा सकते हो जी सर। साइकी के। तो ये था। अब नेक्स्ट चलते हैं, एसबीएस ऑफ द पेनिस एपिडर्मिस। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का फोटो दे रखा है रेड कलर में। इसका पहला हेडिंग है जेनेटल हर्पीज, ब्रैकेट में कह रहे हैं हर्पीज ऑन द पेनिस और टेस्टिकल्स, ब्रैकेट से बाहर कह रहे हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रीप्यूज, पोस्थाइटिस बोलते हैं इसको, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लांस पेनिस, इसको बेलेनाइटिस बोलते हैं, जेनेटल वार्ड ऑन्डाइलोमेटा एक्यूमिनेटा, ब्रैकेट में कह रहे हैं इसे, पियरली पेनाइल पेप्यूल्स, पर्लली मोती मोती से, जो अपने भाई लोग क्लिनिक करते हैं, डॉक्टर श्रेय, अमित भाई, ये सब देखते होंगे कई बार स्क्रोटल रीजन पे, पेनाइल रीजन पे मोती से व्हाइट कलर के, ना उनमें दर्द होता है ना उनमें कोई लिक्विड होता है, बिल्कुल पर्ल कलर के ये पेप्यूल्स बने हुए आते हैं। और
काफी कई कई संख्या में होते हैं कई लोगों को। ब्रैकेट में कह रहे हैं हिरसुटीज कोरोने ग्लैंडिस बोला जाता है। पर्ली, पर्ल कलर के होते हैं ना, तो पर्ली इसलिए कहा है ये, पर्ली पेनाइल पेप्यूल्स। डॉक्टर श्रेय आप जी कर सर। रहे हैं इसको? यस, आपने देखा कोई केस ऐसा? देखा होगा। अ, हाँ सर, याद है, बहुत पहले की हाँ बात है। आते हैं, स्क्रोटम पे बहुत आते हैं, स्क्रोटम स्क्रॉटम पे तो पे बहुत आते हाँ, और शेफ्ट के ऊपर इस पे आते हैं। तो अब मजे की बात यहाँ ये कि निकल के आएगी कि कहीं भी ध्यान रखना, कहीं भी वायरल अगर इन्फेक्शन है, हर्पीस वायरस, कोई भी वायरस है, तो जाहिर सी बात है वो एक्टोडर्मल लेयर टिश्यू ही होता है, ये भी आप जान लेना। कहीं भी अगर वार्ट बने हैं, और वो वार्ट बेसिकली वार्ट बनते भी वायरस से ही हैं, वायरल ऑर्गेनिज्म उसके पीछे वायरस है, तो वहां वो टिश्यू एक्टोडर्मल लेयर से बनेगा और सेरेब्रल कॉर्टेक्स से वहां रिलेशन होगा, और फिर सेपरेशन अपने आप जुड़ जाएगा वहां। कई बच्चों को स्किन पे अगर आते हैं, एक वो है वर्ड है मोलस्कम कॉन्टेजियसम। हाँ जी। अगर हम उसे वार्ट मान के चलें, अगर उसको हम वायरस मान के चलें, मुझे और क्लियर करना होगा, अगर वो वाकई वायरल इन्फेक्ट वायरल वो है, हाँ तो वहां सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट आएगा सिमरन या दीपशिका। जी, वायरल ही है। हाँ, तो आप देखो किसी के माउथ के अराउंड आते हैं, किसी की नेक पे होते हैं, किसी के चेस्ट बैक पे होते हैं, एब्डोमेन पे होते हैं, वो उसका लेकिन है सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। तो वायरस की दो बातें हो गई, एक तो ये बेसिकली एक्टोडर्मल लेयर पे ही बनेगा, एक्टोडर्मल ओरिजिन टिश्यू पे, और दूसरा ये कहीं अगर कहीं वार्ट है तो सेपरेशन से रिलेशन है। कॉन्फ्लिक्ट है सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, वांटिंग और नॉट वांटिंग टू टच विद द पेनिस। इसको जनरलाइज ले लेना, अगर कहीं भी सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट है, ये वार्ट इस तरह का आ रहा है, तो वो या तो चाहता बहुत है या बिल्कुल नहीं चाहता टच करना। और अगर हम इस ऑर्गन से रिलेटेड करें तो फिर यहाँ है सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट है इसका, या तो वांटिंग है या नॉट वांटिंग टू टच विद द पेनिस। या तो बंदा वांटिंग में है या नॉट वांटिंग में है, दोनों रीजन हो सकते हैं इसके पीछे। कई बार मान लो फॉर एग्जांपल आफ्टर मैरिज अगर किसी मेल को ऐसे बन गए, तो इसका मतलब नॉट वांटिंग द टच में था वो, है जी, नॉट वांटिंग द टच में था। या फिर किसी को सेपरेशन, वैसे पार्टनर सेपरेट हो गया तब बनने, तो वो वांटिंग में है, वांटिंग टू टच। तो ऐसे भाव पकड़ सकते हो। एग्जाम्पल में कह रहे हैं ए मैन वांट्स टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स सेवरल टाइम्स ए वीक, हाउएवर हिज वाइफ डजंट कोऑपरेट, इज इक्वल टू सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट गेटिंग द स्किन कॉन्टैक्ट वन वांट्स। अब यहाँ ये भी रीजन हो गया, क्योंकि वो सेवरल टाइम्स ए वीक सेक्सुअल इंटरकोर्स चाहता है, वो उसको मिल नहीं रहा, तो यहाँ ये भाव भी सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट में ले गया उस भाई को। जरूरी नहीं है कि पार्टनर ही दूर हो गया हो, पार्टनर भी है लेकिन फिर भी सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट में बंदा है जी। नेक्स्ट पॉइंट है ए मैन वांट्स ओरल ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम हिज पार्टनर बट शी इज अगेंस्ट इट आउट ऑफ प्रिंसिपल, सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। बुद्धि कहीं भी लेके जा सकती है किसी भी एंगल से, ये सब आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है ए मैन डज नॉट वांट सेक्सुअल इंटरकोर्स और हैव वांट्स अनदर काइंड्स ऑफ सेक्स। एक ये भी साइकी काम करेगी, नॉट वांट सेक्सुअल इंटरकोर्स और ही वांट्स अनदर काइंड्स ऑफ सेक्स इज इक्वल टू सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट नॉट वांटिंग टू हैव स्किन कॉन्टैक्ट विद द पेनिस। तो जितने भी ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं बेसिकली, ये इनके पीछे ये इस तरह की ही फीलिंग ज्यादा मिलेंगी एसटीडी वाले। इसमें जो पेशेंट परवर्जन में है कि वो उसको परवर्जन हाँ, तीसरे वाला परवर्जन है, तीसरे वाला परवर्जन है भाई, अनदर काइंड ऑफ सेक्स में जा रहा है, तो यहाँ वो परवर्जन। लेकिन बात समझो, परवर्टेड हो, एग्जैजरेटेड हो, या ग्रेटिफिकेशन ना हो, या डाइवोर्स हो गया हो, बहुत सारे डायमेंशन मिल सकते हैं, लेकिन सबके पीछे सेपरेशन का फील है, सेपरेशन का फील है।
ठीक है। जी। और अब अगर देखो जैसे मान लो आते हैं जितने बहुत ज्यादा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के केस जिसके भी आते हैं, गनोरिया हाँ। बोल देते हैं, ये वो बोल देते हैं दाएं बाएं करके, तो कहीं ना कहीं ये सेपरेशन, नॉट ग्रेटिफिकेशन, नॉट कॉपरेशन, ओवर ओवर एक्साइटेशन, ये एक इस तरह का एक वो मिल रहा है दायरा। इसी में जाके हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि बंदे के केस के पीछे क्या है। टिश्यू कह रहे हैं प्रीफ्यूज ग्लैंस पेनिस एपिथेलियम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ये कंट्रोल होता है, एक्टोडर्मल लेयर से ये टिश्यू बनता है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं लोकल सेल डिग्रेडेशन फ्रॉम द एपिथेलियम ऑफ द प्रीफ्यूज और ग्लैंस पेनिस, पेल एंड पॉसिबली नम स्किन, यूजुअली अननोटिस। लोकल सेल डिग्रेड, ये जो वो बता रहे हैं शंकर बनना। लोकल सेल डिग्रेडेशन फ्रॉम द एपिथेलियम ऑफ द प्रीफ्यूज या ग्लैंस पेनिस, पेल हो जाएगा, वहां पेलनेस आ जाएगी और संभवतः वहां की स्किन नम हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा, मतलब अनयूजुअली अननोटिस रहेगी। तो बेसिकली जब हम सिफिलिस पढ़ते हैं तो सिफिलिस में सबसे पहले शंकर बनता है, शंकर में अल्सरेशन बनता है, वो है ना डॉक्टर श्रेय। तो ये शंकर बेसिकली उस समय पर लोकल सेल डिग्रेडेशन है फ्रॉम द एपिथेलियम ऑफ द प्रीफ्यूज का ग्लांस पे। गोल गोल, अब जैसे मुंह में छाले होते हैं ना लिप्स के पीछे, जीभ पे गोल गोल, देखो वहां भी यही है सेपरेशन। अगर माउथ के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे अगर अल्सर बन रहा है तो वहां भी सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट है उसके उस पार्ट से रिलेटेड। कोई बहुत अच्छा खाना नहीं मिल रहा है या चाह रहा है, या वो खाना नहीं चाहता। कई बच्चे हैं दूध बिल्कुल पीना नहीं चाहते और उसकी माँ पिलाए जा जबरदस्ती, तो उनको एप्थे वगैरह आते हैं। तो जहां भी फिर बात घूम कर वहीं आती है, जहां भी एक्टोडर्मल लेयर से बना हुआ इसका स्क्वामस सेल का जो लेयर है वहां पे अगर अल्सरेशन है तो वहां ही वांट टू टच और नॉट वांट टू टच में फंसेगा बंदा जाके। तो लोकल सेल डिग्रेडेशन हुआ यहाँ। बायोलॉजिकल मीनिंग इसका क्या है? रिड्यूस सेंसिबिलिटी दैट टेम्परेरीली लीड्स टू लैक ऑफ डिजायर फॉर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। देखो गजब की बात, जहां ये ट्यूब में मिलता था सेल डिग्रेडेशन, वहां तो वाइडनिंग थी। ये सेल डिग्रेडेशन उन पार्ट पे भी मिल सकता है जहां टच को लेके मामला है। क्या अगर आउटर स्किन पे अगर टच को लेकर के वो सेंसिबिलिटी कम करना चाहता है टेम्परेरीली, तो वहां पर उसे वो विनम कर लेगा या वहां से या सेल डिग्रेडेशन में जाएगा। तो बेसिकली अब जैसे ये लेप्रोसी वाले पार्ट ले लो, जहां नंबनेस आ रही है जिस पार्ट को लेकर के, तो ही डोंट वांट टू सेंस द टच ऑफ दैट पार्ट, है जी। तो इसके पीछे रिड्यूस करना सेंसिबिलिटी को और टेम्परेरीली लीड्स टू लैक ऑफ डिजायर फॉर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये कारण है। ये आउटर स्किन पैटर्न हुआ ना कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में, यहाँ पे हाँ numbness हो रही है, sensitivity हाँ, कम हो देखो रही है। ये बहुत गजब, भगवान ऐसे तो करता है मदद। उन्होंने यहीं का यहीं दे दिया एग्जाम्पल, देखो रिड्यूस सेंसिबिलिटी नहीं, लेकिन बायोलॉजिकल मीनिंग है, ये आउटर स्किन पैटर्न पे काम कर रहा है यहाँ पे। हाँ बस यहाँ पे वही कह रहे हैं वही कि कॉन्फ्लिक्ट अच्छा, एक्टिव में हाँ नहीं मैं सोचा ना, एग्जाम्पल उसका लाए। हाँ सिमरन कुछ कह रही है क्या? नहीं बस जो मैम बोल रही वही बोल रही थी। हाँ दीपशिका क्या बोल रहे हैं आप? बस ये लिखा ना कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में, देखिए कि प्ले लास्ट में पेल एंड पॉसिबली नम्ब स्किन बोला है, यूजुअली हाँ अननोटिस। हाँ, तो ये आउटर स्किन पैटर्न पे, वही हुआ तो ये आउटर स्किन पैटर्न ही हो गया। हाँ आउटर स्किन पैटर्न में। ये मैं सोचा यहाँ शुरुआत में ये एग्जैजरेशन वाला बात है, लेकिन ये आउटर स्किन पैटर्न वाला ही है ये तो, ठीक है। तो इसका मकसद ये होता है डायरेक्ट कांटेक्ट को कम करना, ताकि वो हर्ट ना हो, ताकि उसे चोट ना पहुंचे, ऐसा। हीलिंग फेज में कह रहे हैं रिस्टोरेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इजिकल टू जेनाइटल हर्पीस। जेनाइटल हर्पीस हीलिंग का हिस्सा है। जितने भी अवार्ड्स वगैरह आ रहे हैं ये हील कर रहे हैं उसको। और मजे की बात है, अगर वार्ड सामने आ गया तो बंदे का कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो गया, अब ये हीलिंग में है।
अगर ये रिकरेंस ना हो तो ये अपने आप भी चले जाते हैं, और आपने देखा होगा मैक्सिमम वाट अपने आप ही चले जाते हैं। वेरुक्का वल्गैरिस जो है ये वेरुक्का बोलते हैं। मैक्सिमम वाट जो है ना समय के साथ वायरस का क्योंकि कोर्स ऑफ लाइफ टाइम होता है, अगर वो रिकरेंस ना हो तो कई सारे वाट्स अपने आप भी चले जाते हैं। तो रेस्टोरेशन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू मकसद है। जेनेटल हर्पीस इसलिए आता है, हर्पीज का भी जिक्र है वाट के साथ साथ यहाँ। एक्चुअली पेनाइल एपिथेलियल कैंसर होता है उनके हिसाब से। इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रीप्यूज एंड ग्लांस पेनिस, पेन, रेडनिंग, स्वेलिंग, ये सब चलेगा हीलिंग फेज में। अगर हैंगिंग हीलिंग है तो जेनेटल वाट्स ऑन द पेनाइल शाफ्ट और ऑन द प्रीप्यूज और पर्ली पेनाइल प्रीप्यूज ऑन द लोअर एज ऑफ द पेनिस इज इक्वल टू लोकल एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एपिथेलियम। ये तो भाव बदल गया। बेसिकली अगर हैंगिंग हीलिंग में बंदा पड़ा है तो वहां पे वाट आएंगे, वहां पे पर्ली पेनाइल पैप्यूल्स बनेंगे। और अगर वो हैंगिंग हीलिंग में नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट आया था और हीलिंग फेज में चला गया, तो वहां बंदा सफर करेगा। एक तो वहां जेनेटल हर्पीज होंगे जो एक्यूट पेन लेके आएगा। हर्पीज का मतलब एक्यूट पेन है दीपशिका, एक्यूट स्टेट हर्पीज। और पेन होगा, जलन होगी, लाल होगा, स्वेलिंग होगी। तो यहाँ बंदे की हवा टाइट हो जाती है तो वो भागता फिर और वहां कोई ऑइंटमेंट लगाने, जबकि ये उसकी एक्यूट है। अगर वो इसको झेल जाए या इस समय पर उसको कोई राइट मेडिसिन मिल जाए तो वो फिर हैंगिंग हीलिंग में नहीं फंसेगा, या फिर कहिए सप्रेशन में नहीं जाएगा। हैंगिंग हीलिंग में तो दूसरी तरह से भी फंस सकता है, बार बार रिकरेंट हो रही है उसकी वो कॉन्फ्लिक्ट। अदरवाइज यहाँ एक कारण ये भी मिलता है सिमरन कि जब ये रेडनिंग आती है, स्वेलिंग आती है, पेन आता है, तो बंदा तुरंत कुछ ना कुछ इसको बिनब करने के लिए इस पर ऑइंटमेंट लगा लेता है। तो ये चूंकि ये एसबीएस को पूरा नहीं पास होने दिया तो ये फिर हैंगिंग में चला जाता अपना आप भी हीलिंग की। अगर किसी एसबीएस का लास्ट वाला पार्ट यानी कि हीलिंग पार्ट डिस्चार्जिंग हो या क्राइसिस हो या फेज 1 हो, यदि उसको हैम्पर किया गया तो ये भी हैंगिंग हीलिंग का कारण बनता है। जरूरी नहीं है कि रिकरेंट ही होती रहे सिचुएशन, एक ये भी सप्रेशन भी हैंगिंग हीलिंग में लटका देगा केस को। और अगर इसने ऐसे हैंगिंग हीलिंग में लटकाया तो फिर उधर कहते साहब वो तो चला गया था, जब आपने वो ट्यूब दी ना तो दर्द रहा, ना लाली रही, ना स्वेलिंग भी उतर गई तुरंत 2 दिन में, लेकिन साहब दाने आ गए, वाट आ गए अब ये। तो बेसिकली उसे समझो कि वो आपने उस एसबीएस को हैम्पर किया है। वो जो एसबीएस से निकल जाता, आपने उधर से आया उधर को निकल गया, निकलने नहीं दिया उस ऑइंटमेंट ने, क्रॉस नहीं होने दिया उसका पूरा साइकिल, तो उस वजह से ये आ जाते हैं। या फिर कोई बंदा आप ठीक कर देते हो या सही हो जाता है, वो दोबारा आके अटक जाता है। तो दोबारा अटक जाता है इसलिए क्योंकि उसको उसकी सेंसिटिविटी ऑप्टिमाइज नहीं हुई हमारे हिसाब से। तो अगर राइट मेडिसिन दे देते सिमरन तो शायद दोबारा ना भी आते उसको जी। हाँ, तो कई सारी अलग अलग इसमें वो मिल सकती हैं थॉट प्रोसेस। थेरेपी में कह रहे हैं इन केस ऑफ इन्फ्लामेशन द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व। अगर इन्फ्लामेशन का केस है तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट एक तो रिजॉल्व हुआ है, अकम्पनी द हीलिंग प्रोसेस, और साथ में वहां हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। फॉर जेनेटल वार्ड्स पर्ली पेनाइल पैप्यूल्स का अगर सामने केस आया हमारे पास, डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक एंड इफ पॉसिबल रिजॉल्व दैम इन रियल लाइफ सो दैट हैंगिंग हीलिंग कम्स टू एन एंड। तो बात यही आगे जो अभी हम कर रहे थे, यदि अभी एक्यूट स्टेट है, पेन है, स्वेलिंग है, रेडनिंग है, इन्फ्लामेशन है अभी, तो इसका मतलब समझो कि वहां उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो चुका है, ये बात पक्की हो गई। दूसरा यह है कि साथ में हीलिंग प्रोसेस चल रहा था, वहां आप उसको ना भी कोई ऐसा वो करे, मैनेज कर लें या राइट जो भी मेडिसिन एक्यूट के हिसाब से दें तो वो वहीं का वहीं सोल आउट हो जाएगा। और यदि दूसरे केस में कह रहे हैं यदि जेनेटल वार्ड्स को लेके आ रहा है, पर्ली पेनाइल पैप्यूल्स को लेके आ रहा है, तो फिर ये केस अपने आप में दूसरा हो गया। यहाँ आप डिटरमाइन करो कि क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके पीछे। ये क्रॉनिक हो गया हमारे लिए केस दीपशिका।
क्या ट्रैक चल रहा है या ट्रैक चल रहे हैं, और संभव हो सके तो उन्हें रिजोल्व करो रियल लाइफ से, ताकि हैंगिंग हीलिंग में ना रहे, उसका अंत हो जाए इस हैंगिंग हीलिंग का। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस सर्जिकल रिमूवल, कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पर उनको सर्जिकल रिमूवल जैसी बात हो जाती हो, जहां लाइफ को हम वो कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है या खतरे में जा रही है। हालांकि हमारे हिसाब से तो इनकी सर्जरी तो है ना कोई, ना उससे या फिर साइज बहुत ज्यादा हो जाता होगा ऐसी जगह जहाँ पे अपर्चर रुक रहा है ना भाई। हाँ वही। तो बहुत अच्छा क्लियरेंस हुई यहाँ तक, यहीं रुकेंगे आज। शैंक्रोइड, सिफिलिस, ये दो इसके हेडिंग है, ये कल करेंगे। और कोई बात रखनी है रूब्रिक के लेके या कुछ कहना है तो आप बताएं। डॉक्टर श्रेय गए? डॉक्टर श्रेय चले, चलो ठीक है बेटा, यहीं रुकते हैं। सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद। राम राम बॉस, राम राम सभी राम को। राम भाई, राम 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 भाई, राम राम।